Welcome back to YouTube channel Learn with me. So guys, in today's video we are going to study noun case. Actually, what is noun case? Noun case क्या होते हैं? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस। तो जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि कारक क्या होते हैं, संज्ञा के कारक क्या होते हैं, तो ऐसे ही हम पढ़ने वाले आज इंग्लिश में केस। व्हाट इज केस? तो केस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाउन जिस तरह से अपना रोल प्ले करता है, वो नॉमिनेटिव रहकर, ऑब्जेक्टिव रहकर, पसेसिव रहकर, तो वो जैसे अपना रोल प्ले करता है, अपना रिलेशन बनाता है, तो उसमें हम देखेंगे कि केस क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन केसेस। नाउन केसेस को पढ़ने से पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज़ नाउन, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन क्या होता है, इसका हमने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, उसमें हमने डिटेल में समझाया है नाउन के बारे में। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको चेक करना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं केस। व्हाट इज़ केस? द केस ऑफ ए नाउन tells us about the position of that noun in a sentence. केस हमें बताता है कि नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या है, और इसी को शो करने के लिए हम केस को पढ़ेंगे। ठीक है, इन इंग्लिश देर आर 5 केसेस। इंग्लिश में हम इसके 5 केस पढ़ेंगे। इट मीन्स काइंड्स ऑफ केसेस इसके कितने हैं? 5 हैं। फर्स्ट इज़ नॉमिनेटिव केस, सेकेंड इज़ ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड इज़ डेटिव केस, फोर्थ पोसेसिव केस एंड 5 वोकेटिव केस। तो पहला है हमारा, फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। मीन्स नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में जब होते हैं तो वो अपना एक रोल प्ले करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, तो उसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस। इट मीन्स जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी। तो ये दिनकर व्यक्ति का नाम है, पोइट है, ये हिंदी के बहुत महान पोइट हुए हैं। तो ये इन्होंने बहुत सारी पोएम लिखी हिंदी में। तो यहाँ पर ये दिनकर क्या है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है? नाउन। ठीक है, तो दिनकर इज ए प्रॉपर नाउन इन नॉमिनेटिव केस। द रेड फोर्ट इज़ ए फेमस बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो ये द रेड फोर्ट है, ये क्या है? ये भी नाउन है, और नाउन कैसा? सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट का है ये। आई एम ए बाइंग वेजिटेबल फॉर माई फैमिली। तो यहाँ पर जो ये आई है, आई क्या है? प्रोनाउन, और प्रोनाउन कौन सा? जो सब्जेक्ट है। तो ये क्या रोल प्ले कर रहा है? नॉमिनेटिव का, यानी कि ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो ये हुआ हमारा नॉमिनेटिव केस। दिस एग्जाम्पल कैरी अनदर टर्म्स प्रोनाउन विच वर्ड्स यूज टू रिप्रेजेंट ए नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर द 7 प्रोनाउन। 7 प्रोनाउन होते हैं जो अपना केस के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं, और वो नॉमिनेटिव केस में आते हैं। टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। देखिए गाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी, कि अगर हमने नॉमिनेटिव केस के बारे में पता करना है तो हम क्वेश्चन पुट करेंगे हु और व्हाट से। किसके पहले? बिफोर द वर्ब, वर्ब से पहले हम उसको यूज़ करते हैं और पूछते हैं क्वेश्चन पुट करके, तो हमारा निकल के आता है नॉमिनेटिव केस। देखिए यहाँ पर लिखें, हु इज़ रोट मैनी पोएम इन हिंदी। तो अगर मैंने हु किया यहाँ पर, तो हु किया मैंने, इट मीन्स मैंने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन निकल के आया मेरा सब्जेक्ट में नॉमिनेटिव केस कि दिनकर। दिनकर कौन है? प्रॉपर नाउन है, इट मीन्स नॉमिनेटिव केस। आगे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन that functions as an object of the verb in a sentence, it is in objective case. Objective case क्या होता है? ये कहते हैं कि जब नाउन और प्रोनाउन ऐसे फंक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, वर्ब का ऑब्जेक्ट
इन ए सेंटेंस में जो वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अदर डेफिनेशन से भी हम समझ लेंगे, ए नाउन और ए प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इन प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। जो हमारा वर्ब के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, इसका प्ले क्या होता है वर्ब के लास्ट में। एग्जाम्पल, ही हेल्प्ड प्रियंका, उसने प्रियंका की मदद की। तो हमारी हेल्प्ड क्या हुई वर्ब, प्रियंका क्या है ऑब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट। तो हम वर्ब के बाद आया ये, ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यू टीच हर, तो यहाँ भी टीच वर्ब और हर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट होम और व्हाट बिफोर द वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट। जब हमें ऑब्जेक्टिव केस का पता करना है तो हम होम लगाकर और व्हाट लगाकर क्वेश्चन पुट करते हैं वर्ब से पहले, तो हमारा आंसर आता है। ठीक है, कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। A noun which comes after a preposition is also said to be in the objective case। और ये हमारा कहते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद आता है। कई बार नाउन प्रीपोजिशन के बाद आता है तो इसको हम ऑब्जेक्टिव केस ही मानते हैं, और उसमें भी हम इसको एक नाम दिया हुआ है हमने, एक्यूजिटिव केस। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक सब्जेक्ट इज वर्ब ऑन प्रीपोजिशन द टेबल ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की ये प्रीपोजिशन के बाद आया द टेबल। ठीक है, टेबल इज इन ऑब्जेक्टिव केस बट इट इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन ऑन। तो ऑन प्रीपोजिशन यहाँ यूज़ हुई है और उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। इट मीन्स ये हुआ एक्यूजिटिव केस, ये है ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट, लेकिन इसको हमने अगर प्रीपोजिशन के बाद आता है तो इसको अनदर नेम दिया है, वो है एक्यूजिटिव केस। ठीक है, तो थर्ड इज डेटिव केस। अब ये डेटिव केस क्या होता है? ए नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब हमारे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं टू, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये कहते हैं डेटिव केस क्या होता है, जिसमें हम इनडायरेक्ट स्पीच ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन। वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं डेटिव केस, और डायरेक्ट को कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन ऑफ होम और फॉर विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम वर्ब के बाद जो आता है और उसको हम पहचानने के लिए होम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी गिव यू ए पेन। अब ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और गिव हो गई हमारी वर्ब, यू हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए पेन हो गया हमारा डायरेक्ट पेन, और ए का तो आपको पता ही है ये आर्टिकल है। ठीक है, तो हम अब कहेंगे कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, तो उसमें ये है लिविंग नाउन जो होता है, इट मीन्स जो लिविंग नाउन्स होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो नॉन लिविंग है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे सेंटेंस में आया शी गेव यू ए पेन। यू क्या है हमारा, ये है हमारा लिविंग नाउन, इट मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए पेन क्या है हमारा नॉन लिविंग, इट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे हम अपना ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं। फिर आता है हमारा वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, एक noun or a pronoun is said to be in vocative case if it is used to call for to get the attention of a person or। ठीक है, ये कहता है कि हाँ वोकेटिव केस में हम किसी को बुलाते हैं
किसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए, कोई जा रहा है उसको बुलाने के लिए, या फिर कोई दूसरी साइड खड़ा है उसको बुलाने के लिए, जब भी हम कोई उसको जो बात हम कहेंगे उसको, जैसे लुक एट मी या फिर कम हेयर, तो वो हो गया हमारा वोकेटिव केस। इट मीन्स संबोधन कारक। सॉरी, कम हेयर मुकेश, आर यू गोइंग ब्रदर, यू देयर स्टैंड अप ब्रदर, ए लेटर फॉर यू। मीन्स यहाँ पर ये कम हेयर क्या आ गया हमारा, ठीक है, और ब्रदर को हमने बुलाया, तो यहाँ पर तो कम हेयर मुकेश को कर रहे हैं, ये मुकेश हमारा नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, और इसको बुला रहे हैं कम हेयर करके, तो ये हमारा हो गया वोकेटिव केस। यहाँ पर हो गया ब्रदर और यहाँ पर हो गया हमारा यू, ठीक है। तो आगे आता है माई मदर गिव मी चॉकलेट्स। अब एक ही सेंटेंस में हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। देखिए, माई मदर हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, गिव हमारी है वर्ब, और मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चॉकलेट्स हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि अभी हमने कहा था जो हमारा होता है लिविंग नाउन वो होता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हमने किया था, और जो हमारा होता है नॉन लिविंग वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी सेंटेंस में समझ में आ गया, माई मदर गिव मी चॉकलेट्स, तो यहाँ पर माई मदर सब्जेक्ट, गिव वर्ब, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और चॉकलेट होगी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आगे एक मैंने टेबल बना रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपका सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी, इसको ध्यान से रीड करना। नॉमिनेटिव केस तो हमारा हो गया सब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट हो गया हमारा इसमें बता रही हूँ मैं पहले, नॉमिनेटिव केस हमारा सब्जेक्ट, और डेटिव केस हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। फिर आती है हमारी केस टेबल, ठीक है, इसमें है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, और रेफरेंस देते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। तो ये टेबल है। आई जैसे हमने किया, इसमें नॉमिनेटिव आई है, ऑब्जेक्ट मी है, तो पोसेसिव में एडजेक्टिव और प्रोनाउन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं हम पोसेसिव केस को, तो वो माई, माइन, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ठीक है, ऐसे ये टेबल है। तो फिर इसमें समझने की बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट, पोसेसिव एडजेक्टिव जो हमारे होते हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनका यूज़ हम हमेशा नाउन के पहले करते हैं, ठीक है, और इनका यूज़ नाउन के बिना नहीं किया जा सकता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और ये अपना क्या है इम्पोर्टेंट है। लेकिन पोसेसिव जो प्रोनाउन होता है, माइन, आवर, योर्स, हिज, हर, देयर्स, इनका यूज़ हम नाउन के पहले नहीं करते, मीन्स हम नाउन के बिना ये नाउन के बिना यूज़ हो सकते हैं। तो हमने एक सेंटेंस लिखा है, देखिए इसमें समझते हैं, योर ब्रदर इज़ रिच बट माइन इज़ पुअर, कि तुम्हारा भाई तो रिच है परंतु मेरा पुअर है। तो ये है योर यानी कि एडजेक्टिव, तुम्हारा विशेषता है ना, उसके भाई की विशेषता हुई ना तुम्हारा, तो ये कहते तुम्हारा, तो ये एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव पोसेसिव हो गया, और ब्रदर क्या हो गया नाउन हो गया। तो ये अगर आगे आता है, ये तो हो गया हमारा नाउन से पहले जो यूज़ किया था पोसेसिव एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है। फिर कहता है माइन, अब माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं आया, क्या नहीं आया, कोई भी नाउन नहीं आया, तो ये हो गया हमारा पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे करते हैं हम फिफ्थ, पोसेसिव केस। इट इज़ ए वेरी 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 इम्पोर्टेंट, और यूँ समझो कि केस को हम आसान समझते हैं, होते आसान है, लेकिन ये एनसीईआरटी बुक्स में यानी कि एनसीईआरटी सिलेबस में होते हैं, इसके साथ साथ ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं पहले भी, तो इसलिए केस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और नाउन से रिलेटेड है तो इजी है, ठीक है। तो पोसेसिव केस में हम कई रूल पढ़ेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो क्या होता है देखते हैं, व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद और पोसेसन
ऑन अनदर नाउन इज इन द पोसेसिव केस। ये रिलेशन को शो करता है, नाउन के रिलेशन को शो करता है अनदर नाउन से, दूसरे नाउन से। ठीक है, एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, ये पोसेसिव केस हमें समझाता है, बताता है। ए नाउन इज सेड टू बी इन पोसेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोसेशन और ओनरशिप। ये ओनरशिप दिखाता है। ए नाउन और प्रोनाउन इन द पोसेसिव केस इज गवर्न बाय द नाउन दैट फॉलो, कि ये एक तरह की उसका अधिकार सूचक जो होता है कि अधिकार है मेरा या किसी और का, इस चीज़ को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोसेसिव केस को। तो एग्जाम्पल में हम समझते हैं, दिस इज मोहन्स बुक। अब ये भाई मोहन्स बुक है, ये बुक किसकी है, मोहन की है। ये जो पुस्तक है ये मोहन की है। तो मोहन का रिलेशन किसके साथ दिखा रहा है, इस बुक के साथ। बुक क्या है, नाउन। मोहन क्या है, नाउन। और रिलेशन को शो करने वाला हमारा है पोसेसिव केस। शी इज हिज वाइफ, हिज इज ए पोसेसिव केस। दिस इज योर पेंसिल, योर इज ए पोसेसिव केस। आगे आता है हमारा, द possessive case does not always denote possessive. It is used to denote authorship, original और kind. ये कहता है कि possessive case सिर्फ अधिकार को ही शो नहीं करता, इसके साथ साथ ये डिनोट करता है उसकी ऑथरशिप पे कि ये इसकी है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिखा प्रेमचंद नॉवल। अब ये नॉवल प्रेमचंद का है, इट मीन्स ये नॉवल प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये नॉवल प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है, तो इट मीन्स अब उस नॉवल को तो मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ोगे, कोई और भी पढ़ेगा, तो पढ़ने वाले के पास तो बुक होगी, वो नॉवल होगा, तो वो तो हमारा भी है। लेकिन फिर भी हम उसको क्या कहेंगे, इट नॉवल्स प्रेमचंद नॉवल। तो ये नॉवल प्रेमचंद का है। तो क्यों है भाई, क्योंकि उसको ऑथरशिप मिली हुई है, उसने लिखा है ये। ठीक है, ये उसी का उसके नाम से ही जाना जाएगा, क्योंकि इस पर उसका उसने लिखा है इसको, तो उसकी ऑथरशिप है उसके पास। ठीक है, द नॉवल रिटन बाय प्रेमचंद। आगे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ द पोसेसिव आर जेनेटिव केस। इसको जेनेटिव केस हम कब मान लेते हैं, कहते हैं कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, समीर्स फादर इज ए मैनेजर, द एलिफेंट्स ट्रंक इज बैक लॉन्ग। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है, इफ द नाउन इन द पोसेसिव केस आर इन द सिंगुलर नंबर, द पोसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग एन अपोस्ट्रोफी एन एस टू द नाउन। कहता है कि सिंगुलर नाउन के बाद जब हम उसका किसी के साथ रिलेशन दिखाते हैं, यानी कि काके की ऐसे रिलेशन दिखाते हैं, तो हम अपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, या तो कोमा लगाकर या फिर एस लगाकर। तो एस लगाकर दिखाते हैं, एस कोमा से दिखाते हैं, ये हम नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं। इफ़ ए प्रॉपर नेम एंड्स विद एस, यू कैन एडजस्ट द अपोस्ट्रोफी और एन अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, रिमेंबर द लेटर एस इज ओमिटेड वेयर टू मैनी हिजिंग साउंड्स वुड कम टुगेदर। ये अभी कहते हैं कि हमने एस लगाकर या कोमा लगाकर सिंगुलर के साथ, तो ये बात यहीं पर शो करती है जब हमारे पास कोई वर्ड हिजिंग साउंड्स में आता है, मीन्स बहुत सारे एस एस करके आ जाते हैं, तो हम वहाँ पर कोमा से काम चला सकते हैं सिंगुलर नाउन में। जैसे फॉर गुडनेस सेक, यहाँ पर गुडनेस है, एस तो पहले ही लगे हुए हैं, तो हम आगे कोमा लगा देंगे, ये बोलने में अच्छा नहीं लगेगा कि फॉर गुडनेस सेक, तो नहीं, पहले ही ऐसा है, तो इसलिए हम इससे कोमा लगाकर भी काम चला सकते हैं। फॉर जस्टिस सेक, इट मीन्स जस्टिस के बाद भी एस की साउंड्स आ रही है और सेक में भी साउंड आ रहा है एस के, यानी कि ये हो गए हमारे हिजिंग साउंड्स वाले, और इनमें हम कोमा लगाकर अपना जो पोसेसिव है वो शो कर सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3, इन ए कंपाउंड नाउन चेंज ओनली द लास्ट नाउन टू द पोसेसिव। अब जब कंपाउंड नाउन आ जाते हैं, जो टू वर्ड्स होते हैं मिलकर एक कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं, इट मीन्स वो कंपाउंड नाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो लास्ट वाला जो हमारा नाउन होता है उसके साथ हम पोसेसिव दिखाते हैं। जैसे मीतू एंड मानव्स न्यू लॉफ्ट अपार्टमेंट इज़ रियली नीट। तो ये मीतू जो है ये हमारा
फर्स्ट पर नाउन हो गया, ये हमारा सेकंड नाउन हो गया। तो कहते हैं जो सेकंड यानी कि लास्ट वाला जो नाउन है उसके साथ हम कोमा लगाते हैं और फिर एस अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है, दोनों के साथ नहीं लगेगा, मितुस मानव्स, ठीक है। आगे आता है हमारा रूल नंबर 4, इफ़ द पोसेसर इज ए बिल्डिंग एन ऑब्जेक्ट और ए पीस ऑफ द फर्नीचर you don't need to add an apostrophe to the show possession, see the example below your reference। कहता है कि the maid cleaned the hotel's room, कहते द मेड क्लीन द होटल रूम। अब होटल्स रूम नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम सीधा बोलेंगे होटल रूम। शट द कार्स डोर, अब यहाँ पर हम कार्स नहीं कहेंगे, कार का डोर वो समझ में अंडरस्टैंडिंग है कि कार का डोर बंद करना है, शट द कार डोर, ठीक है। आगे कहते हैं रूल नंबर 5, 2 और मोर कनेक्टेड नाउन इम्प्लाइज सेपरेट पोसेशन मस्ट टेक सेपरेट पोसेसिव साइन। मतलब प्रेमचंद एंड शेक्सपियर नोवेल, भाई ये दो अलग अलग पर्सन है। प्रेमचंद अलग है, शेक्सपियर अलग है। अब दो के बीच का संबंध दिखा रहा है कि दोनों ने नोवेल लिखा है, तो हम दोनों अलग अलग हैं, तो हम दोनों के बाद एस लगाएंगे। प्रेमचंद हो गया और फिर हमारा शेक्सपियर हो गया, तो दोनों का यानी कि प्रेमचंद का नोवेल और शेक्सपियर का नोवेल। हम ये नहीं कहेंगे, हम ये बोलने में ऐसे बोलते हैं प्रेमचंद और शेक्सपियर की नोवेल, तो वो नोवेल एक नहीं हो सकता दोनों का, हम बोलने में बोल देते हैं, लेकिन वो होता किसका है, एक प्रेमचंद का, एक शेक्सपियर का। तो हम दोनों को रिलेशन नोवेल से दिखाने के लिए हम दोनों पे ही हमारा अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इट मीन्स दोनों के रिलेशन को दिखाने के लिए किससे, नोवेल से, उनको सेपरेट रखेंगे हम उनकी, क्योंकि उनके जो अधिकार है, उनकी जो ऑथरशिप है वो अलग अलग है, ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम रूल नंबर 6, द पोसेसिव केस इज यूज्ड विद नेम ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट एज। अब पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हम जिनको हम नेचर के होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हम अपने तरीके से यूज़ करते हैं। कि ये जैसे खिलखिलाते खेतों में हवा चल रही है, तो हम हवा को बोलेंगे कितनी प्यारी लग रही है हवा, तो ऐसे उसको हमने अपना बना लिया, तुरंत हम उसके अंदर ढल गए, हम नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंडियाज़ हीरो, यहाँ पर हम इंडिया को भारत माता कहते हैं, तो हमने उसको पर्सोनिफाइड किया, तो उसको हीरो, तो यहाँ पर हम एस लगाएंगे, इंडियाज़ हीरो, भारत के हीरो। नेचर्स लॉ, डेथ्स डोर, अब ये डेथ क्या है भाई, डेथ भी बिना बुलावे का वो होता है, भी मौत का दरवाज़ा, ये भी ऐसा ही डरावनी चीज़ है, तो इसको हमने एक नाम दे रखा है, ठीक है। तो ये होता है। आगे हमारा आता है द पोसेसिव केस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ द डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट। लास्ट हमारा आता है द सन इज रेज, गॉड इज विल, द हेवंस विल, द माइंड्स आइज, ठीक है। पोसेसिव केस इज यूज्ड विद द नेम ऑफ द टाइम, स्पेस एंड वेट। टाइम में हम कहते हैं 1 डेज लीव, एट वीक्स एंड, ए डेज जर्नी। स्पेस में हम क्या बोलते हैं, ए स्पेस में ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है, कि स्पेस में कि मेरा घर है ना सीता के घर के पास है, इतना पास है कि मैं पत्थर फेंकूँ उसके घर के पास पहुँचे, तो यानी कि ए स्टोन्स थ्रो, ठीक है। और ए हेयर्स ब्रेथ, कि बाल जितना पतला, कि मैं वो कागज़ है ना, वो कपड़ा इतना पतला है कि बाल जितना पतला है, हम ऐसा बोल देते हैं। तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस पोसेसिव केस दिखाने के लिए। वेट, ए पॉन्ड्स वेट, ए टर्न्स वेट, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से एक बार PDF में से रीड कर लेना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाय।